सभी को नमस्ते। आपके साथ हैं अर्तिक। और अब मैं आपको अपनी एक नई मौलिक कहानी सुनाऊंगा जो असल जिंदगी पर आधारित है। प्रिया बचपन से किताबों से घिरी रही। उसके पिता सरकारी स्कूल में हिंदी के शिक्षक थे, मां गृहिणी। घर की छोटी सी अलमारी में जितनी किताबें थीं उन्हें उसने बचपन में ही पढ़ डाला। स्कूल के बाद उसने लाइब्रेरी साइंस में दाखिला लिया, फिर वंशावली और अभिलेखों का विशेष पाठ्यक्रम किया। उसके प्रोफेसर अक्सर कहते थे कि अभिलेखों में सिर्फ नाम और तारीखें नहीं होती, उनमें पूरी जिंदगियां छिपी होती हैं। प्रिया को यह बात सबसे अधिक पसंद थी। वह उन कागजों में लोगों की कहानियां ढूंढती थी। शहर की सेंट्रल लाइब्रेरी जहां वह काम करने लगी, दिखने में पुरानी और साधारण थी, लेकिन उसके साथ एक विशाल अभिलेखागार जुड़ा था जहां सैकड़ों साल पुराने जन्म मृत्यु रजिस्टर, जमीन के कागजात और यहां तक कि रियासतों के पुराने दस्तावेज रखे थे। प्रिया ने धीरे धीरे उन सबको समझ लिया था। उसकी ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी। लोग अपने पूर्वजों का पता लगाने, पुराने मकान के कागजात खोजने या फिर परिवार के रहस्यों को उजागर करने के लिए आने लगे। प्रिया ने लाइब्रेरी में एक छोटा सा क्लब भी बना लिया था जहां हर महीने वंशावली में रुचि रखने वाले लोग इकट्ठा होते थे। प्रिया के पति अभय उसकी नौकरी को कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरुआत में अभय एक निजी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव था, फिर धीरे धीरे उसने तरक्की की और एक बड़े ट्रेडिंग हाउस में मार्केटिंग विभाग का प्रमुख बन गया। उसकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन वह हमेशा बड़े सौदों और निवेशों के चक्कर में रहता। उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं थी। शादी से पहले उसके माता पिता ने जो छोटा सा फ्लैट दिया था वही उनका घर था। प्रिया को जब से याद थी, अभय उसकी कमाई को तुच्छ समझता था। वह कहता, तुम्हारी तनख्वाह तो बिल्ली के खाने भर को काफी है, बच्चों की बात तो छोड़ो। प्रिया हर बार चुप हो जाती, लेकिन उसके मन में बच्चे की चाह थी। उसके 30वें जन्मदिन नजदीक आ रहे थे और वह डॉक्टर के पास भी गई थी। सब कुछ सामान्य था, बस समय चाहिए था। लेकिन अभय हर बार टाल देता। जब प्रिया ने उस शाम बात छेड़ी तो अभय पहले से ही किसी बात से चिढ़ा हुआ था। उसने कहा, तुम अपनी नौकरी को लेकर इतनी भावुक क्यों हो? उस धूल भरी लाइब्रेरी में क्या रखा है? पुराने अखबार और बेकार दस्तावेज। प्रिया ने धीरे से कहा, वहां बहुत कुछ है, हम लोगों की मदद करते हैं। अभय ने कड़ा स्वर लिया, देखो, हम एक कमरे और एक रसोई में रहते हैं। ये मेरी शादी से पहले की क्वार्टर है, बच्चे के लिए जगह ही कहां है। प्रिया ने कहा, हालात सुधारे जा सकते हैं, तुम अच्छा कमाते हो। अभय का चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाया, मैं कमाता हूं, तुम नहीं। तुम यहां मुफ्तखोर हो। अगर बच्चा चाहिए तो पहले उसके पालन पोषण के पैसे जुटाओ, वरना मुझसे यह बात मत करो। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना सोचे कहा, और अगर मैं गलती से गर्भवती हो गई? अभय की आंखों में घृणा साफ दिखी। तो तुम अपने बच्चे के साथ यहां से निकल जाना, मैं पहले ही साफ कह चुका हूं। प्रिया ने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि तुम इससे बेहतर की हकदार नहीं हो। अभय ने उसकी ओर पीठ कर ली और बाहर चला गया। प्रिया उस रात बहुत रोई। उसने सोचा कि शायद सच में उसे नौकरी बदल लेनी चाहिए, लेकिन लाइब्रेरी के प्रति उसका लगाव बहुत गहरा था। अगले दिन लाइब्रेरी में एक अजीब सा माहौल था। प्रिया ने देखा कि लाइब्रेरी की मुखिया सुश्री मीरा उसकी ओर अजीब नजरों से देख रही थी। दोपहर में जब प्रिया कैटलॉगिंग कर रही थी, मीरा जी ने आवाज लगाई, प्रिया, तुम्हारे लिए फोन है, तीसरी बार आ रहा है। प्रिया ने रिसीवर उठाया। दूसरी ओर से एक गंभीर आवाज आई, नमस्ते, मैं नोटरी श्रीकांत जोशी बोल रहा हूं। कृपया आज शाम 5 बजे मेरे कार्यालय आ जाइए, वसीयत पढ़ने के लिए। प्रिया को लगा कोई गलत नंबर लग गया है। उसने कहा, मुझसे गलती हुई है, मेरा कोई रिश्तेदार वसीयत नहीं छोड़ेगा। नोटरी ने धीरे से कहा, आप हरिप्रसाद शर्मा की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। प्रिया का दिल धड़कने लगा। हरिप्रसाद जी, वह बुजुर्ग जो पिछले 1 साल से लाइब्रेरी आते थे, जिनके साथ उसने चाय पी थी, जिनकी वंशावली पर उसने महीनों काम किया था, वह अब नहीं रहे। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। सुश्री मीरा दवा लेकर आईं। प्रिया ने बताया कि हरिप्रसाद जी का निधन हो गया है और वह वसीयत में है। मीरा जी को भी सदमा लगा। शाम को प्रिया नोटरी के कार्यालय पहुंची। कार्यालय पुरानी इमारत में था, लेकिन अंदर बहुत सुव्यवस्थित था। सहायक, जिसका चेहरा धूर्त लग रहा था, उसे अंदर ले गया। नोटरी श्रीकांत जोशी ने उठकर अभिवादन किया।
उन्होंने कहा, मैं हरिप्रसाद जी का पुराना मित्र हूं। आपसे मैं अनजाने में परिचित हूं। उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा की थी। प्रिया ने पूछा, उनका निदान कैसे हुआ? नोटरी ने बताया, बहुत शांति से, अपने पसंदीदा कविता संग्रह के साथ। उन्होंने आपको याद किया था। फिर उन्होंने वसीयत का पाठ किया। हरिप्रसाद जी के पास शहर के बाहर एक बंगला था, कई बैंक खाते थे, पेंटिंग्स और एंटीक किताबों का एक बड़ा संग्रह था। 5 साल पहले उन्होंने अपनी एंटीक दुकानों की श्रृंखला बेच दी थी। उनकी कुल संपत्ति लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी गई थी। यह सब आपको मिलेगा, नोटरी ने कहा, लेकिन एक शर्त है। वह चाहते थे कि आप उनके एंटीक किताबों के कारोबार को आगे बढ़ाएं। उनकी ग्राहक सूची और जानकारी आपको दी जाएगी। प्रिया स्तब्ध थी। उसने कहा, मैं उनकी समाधि पर जाना चाहूंगी और उसकी देखभाल करूंगी। नोटरी मुस्कुराए। यही कारण है कि उन्होंने आपको चुना। प्रिया ने कागजात पर हस्ताक्षर किए। वह कार्यालय से बाहर निकली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक रही थी। वह सोच रही थी, अब वह बच्चा पैदा कर सकती है, घर बदल सकती है। अभय को बताएगी तो वह भी खुश होगा। शायद उनके रिश्ते में भी सुधार आएगा। वह सीधे अभय के ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़ गई। उसने सोचा कि उसे खुद जाकर यह खबर देनी चाहिए। अभय का ऑफिस शहर के नए व्यापारिक क्षेत्र में एक चमचमाती इमारत में था। प्रिया ने कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज उसका उत्साह डर से बड़ा था। वह इमारत के मुख्य द्वार पर पहुंची तो गार्ड ने रोक दिया। मैडम, आपको किससे मिलना है? अभय सिंह, मार्केटिंग हेड, गार्ड ने कहा। आज स्पेशल ऑडिट है, सख्ती है, बिना पास अंदर नहीं जा सकते। प्रिया ने बाहर खड़े होकर अभय को फोन किया, लेकिन वह अनुपलब्ध था। तभी उसने पिछली तरफ एक सर्विस एंट्री देखी। वहां एक गार्ड खड़ा था जो उसे पहचान गया। भाभी, आप? मैं विकास हूं। आपने मेरे बेटे के इलाज में मदद की थी। अंदर आइए, मैं ले चलता हूं। प्रिया को याद आया, वही गार्ड था जिसने उससे अभिलेखों में मदद मांगी थी। उसके बेटे को दुर्लभ बीमारी थी और प्रिया ने पुराने रिकॉर्ड खोजकर जरूरी कागजात दिलवाए थे। विकास बहुत आभारी था। उसने प्रिया को अंदर बुलाया और कहा, आप सीधे उनके कमरे तक चली जाइए, मैं बाहर हूं। प्रिया अभय के विभाग की ओर बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला था। अंदर अभय अपनी सचिवालय सहायिका आलिया के साथ था। वे एक दूसरे से लिपटे हुए थे। पास में एक सूट बूट वाला आदमी बैठा था जिसे प्रिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अभय कह रहा था, बस 2 दिन और, मेरी पत्नी को विरासत मिलने वाली है। एक बूढ़े ने उस पर सब कुछ छोड़ दिया है। आलिया हंसी। अच्छा हुआ, मैंने नोटरी के सहायक को खरीद लिया। अब हमें हर कदम की जानकारी रहेगी। वह आदमी बोला, लेकिन जल्दी करो, मैं भी अपना हिस्सा चाहता हूं। अभय ने कहा, ग्लीब, तू चिंता मत कर। जैसे ही वह कागजात पर हस्ताक्षर करेगी, हम सब अमीर हो जाएंगे। प्रिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह दीवार से लग गई। उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर पत्थर रख दे। वह वहां से भागी, लेकिन विकास ने उसे रोक लिया। भाभी, क्या हुआ? प्रिया ने कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। विकास उसे पार्क में ले गया, पानी दिलाया। उसने कहा, अब रोना मत, आपको चालाकी से काम लेना है। यह मत दिखाइए कि आपको पता है, मैं आपके साथ हूं। उसी शाम प्रिया घर लौटी तो अभय पहले से आ चुका था। वह बहुत मीठी आवाज में बोला, तुम कहां थी? मैं चिंतित था। प्रिया ने मन बनाकर कहा, बस लाइब्रेरी में काम थोड़ा ज्यादा था। अभय ने उसके लिए मिठाई ला रखी थी। प्रिया ने मुस्कुराकर ले ली, लेकिन खाई नहीं। उसने देखा कि अभय बार बार उसके पर्स की ओर देख रहा था। रात को जब अभय सो गया तो प्रिया ने चुपके से अपने विटामिन की डिब्बी खोली। उसने देखा कि कुछ कैप्सूल दूसरे रंग के थे। उसने उन्हें अलग रख लिया। अगले दिन वह विकास के कहने पर नोटरी के पास फिर गई। नोटरी श्रीकांत जोशी ने सारी बात सुनी और तुरंत सहायक को बुलाया। सहायक ने डरते डरते स्वीकार किया कि उसने आलिया से पैसे लिए थे। नोटरी ने उसे नौकरी से निकाल दिया और प्रिया से कहा, हम एक ट्रस्ट बनाएंगे। आपकी संपत्ति पर आपका पति दावा नहीं कर सकेगा। सिर्फ आप और आपके द्वारा नामित व्यक्ति ही उसका उपयोग कर सकेंगे। प्रिया ने विकास का नाम भी शामिल किया। विकास ने बताया कि अभय पर कर्ज है। उसने कंपनी के पैसे हड़पे थे और अब कुछ साहूकार उसे धमका रहे थे। वह प्रिया की विरासत से वह कर्ज चुकाना चाहता था। इन दिनों प्रिया को अक्सर चक्कर आने लगे।
एक दिन वह लाइब्रेरी के बाहर गिर पड़ी। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, आप गर्भवती हैं, लगभग 6 सप्ताह। आपको पूरा आराम चाहिए। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन उसने फैसला किया कि वह अभय को अभी नहीं बताएगी। डॉक्टर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वह जो दवा खा रही थी वह हानिकारक हो सकती थी, लेकिन अब कोई खतरा नहीं था। प्रिया ने घर पर कहा कि डॉक्टर ने थकान बताई है, इसलिए कुछ दिन का आराम चाहिए। अभय ने उसे देखा तो कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी नजरों में बेचैनी थी। एक दिन अभय ने प्रिया को एक बैंक फॉर्म दिखाया। उसने कहा, यह टैक्स रिटर्न के लिए है, तुम्हें बस हस्ताक्षर करने हैं। प्रिया ने पढ़ा तो वह पावर ऑफ अटॉर्नी थी। उसने कहा, मैं पहले नोटरी से पूछ लूं, कल कर देती हूं। अभय ने जोर दिया, लेकिन प्रिया टल गई। अभय को लगा कि वह जिद कर रही है। उसने अपनी मां सरिता जी को बुला लिया। सरिता जी अक्सर प्रिया को ताने मारती थीं, लेकिन इस बार वह कुछ अजीब लग रही थीं। वह प्रिया के पास बैठी और बोली, बहू, तुमने कुछ खास खाया? प्रिया ने कहा, नहीं, बस थकान है। सरिता जी ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। फिर उन्होंने अपने बैग से एक डिब्बी निकाली। ये मैंने अभय के कमरे से उठाई। ये दवा तुम्हारी विटामिन की डिब्बी में डालने के लिए थी। प्रिया ने देखा, वही शीशियां जो उसने पहले देखी थीं। सरिता जी रो पड़ी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा इतना गिर जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिया ने उन्हें गले लगा लिया। विकास ने इस बीच आलिया की गतिविधियों पर नजर रखी। उसने पता लगाया कि आलिया ने अभय के अलावा कंपनी के ड्राइवर ब्रजेश और एक अन्य सहयोगी से भी संबंध बनाए हुए थे। उसने इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग जुटा ली। उसने प्रिया को बताया, अब हम उन्हें उन्हीं के हथियार से मारेंगे। अभय ने प्रिया से कहा कि कंपनी का वार्षिक समारोह है, वहां सभी पति पत्नी आ रहे हैं। उसने प्रिया को नए कपड़े लेने को कहा। प्रिया ने विकास के साथ मिलकर योजना बनाई। वह एक सुंदर साड़ी पहनकर पहुंची। सभी ने उसकी तारीफ की। अभय ने उसे विप कक्ष में बुलाया और कहा, यहां कुछ कागजात हैं, बस हस्ताक्षर कर दो। प्रिया ने कहा, पहले पढ़ूं? उसने कागज पढ़े। वह संपत्ति हस्तांतरण के थे। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम सच में सोचते हो मैं इतनी मूर्ख हूं? और उन कागजों को फाड़ दिया। अभय का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने प्रिया की कलाई पकड़ ली और खिड़की की ओर खींचा। यहां से कूदना पड़े तो कूद जाना, लेकिन पहले हस्ताक्षर करो। तभी दरवाजा खुला। विकास और पुलिस की टीम अंदर आई। अभय को हाथ पकड़ लिया गया। उसी समय दालान में आलिया और ब्रजेश के बीच झगड़ा हो रहा था। आलिया गर्भवती थी और ब्रजेश उस पर किसी और के साथ संबंध का आरोप लगा रहा था। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। अभय पर धोखाधड़ी, हत्या की साजिश और जबरन वसूली के आरोप लगे। उसके साहूकारों ने भी उसके खिलाफ गवाही दी। अदालत ने उसे 15 साल की सजा सुनाई। प्रिया ने तलाक ले लिया। विकास ने प्रिया से शादी की। सरिता जी प्रिया के पास ही रहने लगीं। प्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम हरिप्रसाद रखा। वह अब एंटीक किताबों का कारोबार भी संभाल रही थी। लाइब्रेरी में भी उसका काम जारी था। आलिया ने कुछ महीनों बाद प्रिया से मिलकर माफी मांगी। प्रिया ने कहा, जाओ, अपनी जिंदगी संवारो। एक दिन प्रिया अपने बेटे के साथ बंगले के बगीचे में बैठी थी। सरिता जी बच्चे को झुला रही थीं। विकास ने आकर कहा, तुमने आज बहुत काम किया, अब आराम करो। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, यह सब संभव हुआ हरिप्रसाद जी की वजह से। उन्होंने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए, उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी। विकास ने उसका हाथ थाम लिया। सरिता जी ने कहा, बहू, तुमने मुझे भी बचा लिया। मैं अपने बेटे की करतूतों से आंखें मूंदे बैठी थी। अब मुझे सच्चा परिवार मिल गया। प्रिया ने कहा, मां, अब यही आपका घर है। कुछ समय बाद नोटरी श्रीकांत जोशी ने प्रिया को बुलाया। उन्होंने हरिप्रसाद जी की एक और डायरी दी। उसमें लिखा था, प्रिया, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना। मुझे पता है तुम सही रास्ता चुनोगी, बस अपने दिल की सुनना। प्रिया ने डायरी को सीने से लगा लिया। वह समझ गई कि कर्मों का फल भगवान कभी न कभी जरूर लौटाता है।